हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे पहले हम परमिटिविटी की बात करते हैं कि परमिटिविटी है क्या चीज। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेज हैं, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। दोनों एक मीडियम में रखे हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। दोनों R डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। एक बार फिर से Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, R है। दोनों एक मीडियम में रखे हुए हैं, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसका फॉर्मूला हमने लिखना है। तो देखो कूलम्ब्स लॉ लगाना है, आप सभी को पता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज इक्वल टू होता है K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। आज हम यहां पर इस K की वैल्यू भी लिखने वाले हैं। क्लियर? where K is equal to 1 upon 4 pi epsilon। ये जो लिखा है, जो आपको E की तरह दिख रहा है, ये E नहीं है, ये क्या है, एप्सिलॉन है। यानी कि इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्लियर? तो हमारे पास जो इंटरेक्शन का फॉर्मूला जो आया वो क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब जबकि किसी मीडियम में रखे हैं तो इनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन हम Fm से कर देते हैं। Fm मतलब फोर्स इन मीडियम। तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन है ना, इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आपका टॉपिक था व्हाट इज परमिटिविटी। तो यहां पर परमिटिविटी कौन है, ये जो सिंबल है एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन इसकी डेफिनेशन हमने देनी, इसको डिफाइन कैसे करें। तो आप देखो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि परमिटिविटी और फोर्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कम होगी, जितनी कम होगी, फोर्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। परमिटिविटी इसके नाम से पता चल रहा है, मतलब परमिट करना, अलाउ करना, किसी चीज को क्या करना, अलाउ करना। ठीक है? तो इसका नाम जरूर है कि अलाउ करने के लिए कह रहा है, लेकिन काम इसका उल्टा है। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम की क्या है, एक प्रॉपर्टी जो अपने फील्ड को अलाउ करती है क्या करने के लिए, कि जाओ और जो दो पॉइंट चार्जेज उनके बीच का जो फोर्स है उसको डिक्रीज कर दो। अलाउ तो कर रही है, लेकिन क्या करने के लिए, अपने खुद के फील्ड को अलाउ करिए। क्या करने के लिए, पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी फोर्स उतना ही कम होगा। किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी कम होगी उसके अंदर जो रखे हुए हैं पॉइंट चार्जेस, उनके बीच का फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which permits its own field to decrease the interaction between the point charges। डेफिनेशन लिखना है इसकी। तो परमिटिविटी क्या हुई, डेफिनेशन में लिखता हूं, परमिटिविटी डेफिनेशन कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द
मीडियम, ठीक है, which allows its own field to decrease the interaction between point charges. ठीक है भाई, नोट करें इसको। ये डेफिनेशन देखें भाई, तो यहां से हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी, परमिटिविटी। एक बार फिर से, परमिटिविटी इसके नाम से पता है कि ये अलाउ करेगा, ठीक है, क्या करने के लिए, कि फोर्स बढ़े, जो दो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसके लिए क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। लेकिन ये इंटरेक्शन को बढ़ने के अलाउ नहीं कर रहा है। ये किसको अलाउ कर रहा है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो अपने खुद के फील्ड को क्या करती है, अलाउ करते हैं, खुद के पार्टिकल्स को क्या करती है, अलाउ करते हैं कि जाओ और पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, कम कर दो। क्लियर है? अच्छा, अब जो फोर्स है वो परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अलग अलग मीडियम्स की परमिटिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल परमिटिविटी ऑफ द वाटर अगर हम लें तो वो कुछ होती है 7 पॉइंट समथिंग होती है इनटू 10⁻⁻10। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट निकालिए, किसकी निकालें यूनिट, एप्सिलॉन की निकालनी है। ये कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, बोल जाएगा नहीं जाएगा। ऊपर क्या बच गया देखो, कूलम स्क्वायर पर फोर्स की क्या आ गई, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या है, मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वैल्यू किसकी होती है, परमिटिविटी ऑफ द वाटर। ऐसे ही ग्लास की अलग होगी, माइका की अलग होगी। तो इतनी सारी जो परमिटिविटी है ना उनको याद करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो उसको एक बार हम चेक करते हैं। देखिए, जब हमने फोर्सेस को किसी मीडियम में रखा था तो हमारे पास, सॉरी, जब हमने चार्जेस को किसी मीडियम में रखा था तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू ये आई थी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, सपोज करता हूं कि जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं ये किस में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, कि इन वैक्यूम दोनों पॉइंट चार्जेस किस में है, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहां कर देते हैं ऊपर इन वैक्यूम। तो फोर्स इन वैक्यूम जिसको आप FO नाम दे सकते हैं, F नॉट बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू K Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर से हम वैल्यू रखेंगे K की वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, मीडियम नहीं है, क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए क्या लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या इसको बोल सकते हो फ्री स्पेस। और फॉर वैक्यूम इसकी जो वैल्यू होती है भाई वो होती है 8.85 10⁻⁻12। वही यूनिट कौन सी भाई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, ये किसके लिए होती है, वैक्यूम के लिए। तो आप देख सकते हो वैक्यूम के लिए जो वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, वाटर के लिए वैल्यू क्या करनी थी, 7 पॉइंट समथिंग इनटू 10⁻10 और ये 10⁻12। तो वैक्यूम के लिए सबसे कम परमिटिविटी की वैल्यू है। इसका मतलब वैक्यूम में फोर्स सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं पहले बात कर चुका हूं, परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। तो सबसे ज्यादा फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कहां पॉसिबल होगा, वैक्यूम में पॉसिबल होगा।
क्लियर है? तो हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमें वैक्यूम की मिल गई। मीडियम्स तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो उनकी वैल्यू याद करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। क्लियर है? तो उसके लिए हम एक नई टर्म लेके आते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। हम क्या करते हैं, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है ना, उसकी तुलना करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ है, वैक्यूम वाले के साथ। एक पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना ज्यादा है वैक्यूम से, वही उसकी क्या कहलाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? वो उसकी क्या कहलाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी। और तुलना कैसे की जाती है, तुलना मतलब रेशियो निकाला जाता है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो दोनों को क्या निकालना है, वैक्यूम की परमिटिविटी और फिर किसकी निकालनी है, मीडियम की। तो वैक्यूम की आपको पता है फिक्स है, इसको याद करना बस, और इसके साथ क्या करना, कंपैरिजन करना, किसकी परमिटिविटी का, मीडियम की परमिटिविटी। बस आपको ये देखना कितने टाइम्स जाता है, ट्वाइस है, थ्राइस है, 10 टाइम्स है, कितना है। ठीक है? तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? रख कर देखते हैं थोड़ा सा इसको। देखो भाई, ये इक्वेशन सेकंड है जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है वैक्यूम। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है इन मीडियम। डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। देखो, अपॉन में Fn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सोल्व करते हैं, F नॉट अपॉन में Fn फोर्सिंग मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस टर्म को लेके जाओगे ऊपर तो ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो ऊपर में आ जाएगा भाई 4 पाई एप्सिलॉन, चला जाएगा। अच्छा भाई, और R स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2। भाई Q1 इंटू Q2 से ये कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। हमारे पास बचा फोर्सिंग वैक्यूम टू द फोर्सिंग मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, दिस इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अभी तो मैंने बताया था आपको रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की क्या करना है, कंपैरिजन करना है, उसकी तुलना करना है, किसके साथ, मीडियम के साथ। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आ गई सभी को? ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसको नोट करें। उदाहरण देखें, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी का। तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आएगी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। क्लियर है? दोनों का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी गिवन हो और परमिटिविटी निकालनी है किसी मीडियम की, तो हम क्या करेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। भाई वैक्यूम वाली परमिटिविटी को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, रिलेटिव परमिटिविटी से। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, if 2 point charges are placed at a distance r in vacuum then they repel with a force F। 2 पॉइंट चार्जेस हैं
और वो एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। यानी कि ये प्रेडिक्शन है इसका, Q चार्ज आपके पास मान लो Q1 है, ये कौन सा है, Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। और जो रिपल्सिव जो फोर्स है आपके पास वो दे रखा है इसमें कितना, F। आगे क्या, इफ दे आर प्लेस्ड इन मीडियम एट द सेम डिस्टेंस देन फोर्स इज F by फोर्स। इन्हीं पॉइंट चार्जेस को हम वैक्यूम से उठा के कहां पे लेके गए, किसी मीडियम में लेके गए। मीडियम में लेके गए तो उनके बीच का जो फोर्स है ना वो क्या हो गया, F by 4 हो गया। फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एक तो बिल्कुल आसान सा तरीका है इसका, डेफिनेशन से आ जाएगा। अभी देखो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आपके पास क्या आया था, देखो दो आए थे फॉर्मूले, F नॉट अपॉन Fm इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, और एक ही आपके पास है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। यहां से आप देखो, यहां से आप देखिए मीडियम के अंदर जो फोर्स है ना और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, इसका मतलब उस मीडियम के अंदर जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो आसान सा है, फोर्स कितना है, F by 4 यानी कि 1/4 है, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हुई, मैं कह देता कि जो फोर्स है वो F by 2 हो गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हुई, 2। अरे उल्टा है कि नहीं है? तो चाहे फोर्स दे तो रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लो, रिलेटिव परमिटिविटी दे तो क्या निकाल लो, फोर्स निकाल लो। तो आपको इसका आंसर समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्या कह रहा है, फोर्स कितना हो गया रखते ही 1/4, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हुई, 4 टाइम्स। क्लियर है? एक फिर हम तरीके से करते हैं, वो आपको पता है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक्सपोज करते हैं, किस में रखे हैं, वैक्यूम में। वैक्यूम में रखे हैं तो वही इक्वेशन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर सेम डिस्टेंस पे किस में रख दिए, मीडियम में रख दिए। मीडियम में रख दिए तो फोर्स को क्या मानते हो आप, Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें तो कोई चेंज थोड़ी आना है आपके पास, क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड तो करवाना है। बोलिए, डिवाइड करवाएंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ठीक है। क्या है आपके पास, F0 अपॉन Fm इज इक्वल टू, तरीके से करते हैं, एप्सिलॉन ऊपर चला गया और एप्सिलॉन नॉट कहां गया, नीचे। बोलिए, इसको क्या बोलते हो, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम नाम दे सकते हैं भाई, एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी। ये चीज निकालनी है, ये चीज निकालनी है आपको। क्लियर? गिवन क्या था, पहले जो फोर्स था वो कितना था, F था, और मीडियम में रखते ही फोर्स कितना हो गया, F by 4, तो F by 4 इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। 4 ऊपर जाएगा, अरे पलट के ऊपर जाएगा, F से F कैंसिल, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आई, 4। वही तो आंसर है इसका। ठीक है, थ्योरेटिकल कर सकते हो, बहुत आसान है, या फिर तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? करें इसको। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है और ये पेंडुलम के ऊपर है। क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। Two identical metallic charged spheres are hung by strings, ठीक है, hang by strings, and the strings make 60 degree angle with each other in vacuum। तो सबसे पहली बात किसकी हुई है, वैक्यूम की हुई है। क्लियर है? यानी कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम टाइप में है, और उसके नीचे जो बॉक्स होते हैं वो किससे बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं। मेटल एक दो
स्ट्रिंग से वो बने हुए हैं। अब सोच के देखो, दो आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स हैं और एक स्ट्रिंग से बने हुए हैं, दो स्ट्रिंग से बने हुए हैं, तो चार्ज तो है, चार्ज स्फीयर रखा है, तो चार्ज स्फीयर को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ऐसे स्ट्रेट रहेंगे कि वो एक दूसरे को रिपल करके ऐसे हो जाएंगे। ऐसे करेंगे तो कोई ना कोई एंगल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो एंगल बता रखा है, कितना बता रखा है 60 डिग्री। ये कहानी समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ, दो स्फीयर्स को ऐसे टांग दिया, ऐसे टांगते ही क्या होगा, दोनों सेम नेचर के हैं, क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करेंगे तो उनकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, तो एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, वो कितना बना रखा है 60 डिग्री बना रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्फीयर ये है और भाई एक स्फीयर ये है, रिपल हो गए एक दूसरे से इस तरीके से, और ये वाला जो एंगल है, टोटल जो एंगल है वो बना रखा है कितना भाई 60 डिग्री। क्लियर है? अच्छा भाई, ये जो लाइन आई बीच में, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि मैं ये एंगल मान लेता हूँ थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। डायग्राम ध्यान से देखें, इन वैक्यूम की बात हो रही है, इन वैक्यूम की बात हो रही है। क्लियर है? फिर से देखो एक बार, टू आइडेंटिकल मेटालिक चार्ज स्फीयर्स, ये वाले आइडेंटिकल है तो इसके ऊपर भी चार्ज Q और इसके ऊपर भी चार्ज क्या आएगा Q, ठीक, आर हैंग बाय स्ट्रिंग्स एंड द स्ट्रिंग्स मेक 60 डिग्री एंगल विद ईच अदर। ये वाला जो एंगल है टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे इनको, जो 30 और 30 के अंदर ही डिवाइड हो जाएगा। आगे, व्हेन द होल अरेंजमेंट केप्ट इन ए लिक्विड, इस अरेंजमेंट को कंप्लीट किसमें कैप किया जाता है, लिक्विड में डुबोया जाता है, तो जिसकी डेंसिटी ये है, लिक्विड की डेंसिटी, द एंगल रिमेन्स सेम, एंगल क्या रहता है सेम रहता है। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शब्द लिखा हुआ है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हमें तो क्या निकालना है परमिटिविटी निकालनी है, और रिलेटिव परमिटिविटी अभी पढ़ी थी आपने, फोर्स से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम, तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा फोर्स निकालना, पहले किस में निकालो वैक्यूम में, फिर किस में निकालोगे मीडियम। क्लियर है? अच्छा, लेकिन दिक्कत देखो क्या है, ये मान लो आइडेंटिकल है तो मास भी तो सेम रहेगा इनका, इस एक को पकड़ के चलो, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो देखो ये स्प्रिंग से बना हुआ है तो इसके ऊपर एक टेंशन भी लग रही होगी, T लग रही है भाई, बिल्कुल टेंशन T लग रही है, तो देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये तो थीटा ही होगा, तो ये टेंशन का T cos थीटा कंपोनेंट हो जाएगा भाई, थीटा के साथ वाला। अच्छा, और इसके बिल्कुल राइट एंगल पे ये वाला कौन सा हो जाएगा E sin थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब इसका अपना मास भी है, तो मास है तो मास के कारण कौन सा फोर्स लगता है, उसका अपना खुद का वेट नीचे की ओर, और वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, mg होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों चार्ज स्फीयर भी हैं, चार्ज स्फीयर है एक दूसरे को रिपल भी कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, बोलो, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में तो होगा भाई, ये इसको क्या करेगा रिपल करेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको मैं F नोट मान लेता हूँ, क्योंकि किस में रखे हैं मीडियम में रखे, सॉरी किस में वैक्यूम में रखे, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना तुम जानते हो। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है वो लिख दो, देखो भाई जो T sin थीटा है उसके बिल्कुल अपोजिट में कौन है बताओ F नोट, और जो T cos थीटा है उसके बिल्कुल अपोजिट में कौन सा है mg है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके देखो तो T से T क्या हो गया कैंसिल, sin बटे cos क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू F नोट अपॉन mg, F नोट अपॉन mg, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो इसके अंदर जो F नोट है उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कौन से फॉर्मूले से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है, बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो निकाल लेंगे। m यहाँ पर क्या मास दिया है क्वेश्चन में? कहीं पर भी सिर्फ डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? स्फीयर वाली चाहिए, लिक्विड वाली चाहिए? स्फीयर वाली चाहिए, तो स्फीयर डेंसिटी 1.5 दे रखी है। तो जो स्फीयर होता है उसकी डेंसिटी हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको हम रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दो ही तो सिंबल होते हैं 11th का, आप ध्यान करिए, एक सिग्मा और एक रो। वॉल्यूम तो सेम रहेगी इनकी, डेंसिटी दे रखी है, मास निकालना है। बताओ क्या फॉर्मूला होगा? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यानी कि मैं इस m के स्थान पे क्या लिख सकता हूं भाई? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब सिग्मा, और g का g। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है? अच्छा, अब क्या किया कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को किस में रख दिया? मीडियम में रख दिया। तो इन मीडियम के अंदर रखा, तो ये कह रहा है कि भाई इसका जो एंगल है ना, वो एंगल चेंज नहीं हुआ, एंगल चेंज नहीं हुआ। एंगल चेंज नहीं हुआ तो जितना पहले था 30, अब भी कितना है? 30 है। ये तो कह रहा है तो टोटल कितना? 60। तो 60 रहेगा, आधा कितना हो जाएगा? 30। तो थीटा की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? चार्ज भी सेम है, मास भी वही है, मास के ऊपर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। अब की बार मान लो जो टेंशन T लग रही है वो इस साइड है, यही है, इसको आप T डैश मान लो चाहे, इसमें T लग, इसमें क्या मान ले? T डैश। ये कंपोनेंट T डैश cos थीटा, इसके नीचे में बिल्कुल वेट mg, इसका ये वाला कंपोनेंट T डैश sin थीटा, और इस साइड और सी मीडियम एफएम रिपल्सिव फोर्स। ध्यान से देखो, वैक्यूम में थे ये फोर्स लग रहे थे, इसको किसी लिक्विड में डुबोया, क्या इतने फोर्स लग रहे हैं या अन्य कोई एडिशनल फोर्स लग रहा है? किसी भी वस्तु को जब लिक्विड में डुबोते हैं तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगता है, इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्लियर है? वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा हमेशा। तो इसके एडिशनल में एक और फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है? अपथ्रस्ट। और भाई आर्किमिडीज ने बताया था अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो वेट ऑफ द लिक्विड यानी कि mg, लेकिन यहां पर m क्या है? स्फीयर का मास या लिक्विड का मास? लिक्विड का मास। और लिक्विड के मास को फिर से चेंज करना पड़ेगा, किसके अनुसार? डेंसिटी के अनुसार। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा v rho g। आई बात समझ में? यही कंसेप्ट समझा रहा था, v rho g। अब देखो कौन कौन से फोर्स किसको बैलेंस कर रहे हैं। देखिए T डैश sin थीटा के इक्वल में कौन है? T डैश cos थीटा, और प्लस में कौन है? अपथ्रस्ट है कि नहीं है? इज इक्वल टू क्या है भाई? mg। तो T डैश cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg माइनस अपथ्रस्ट, और T डैश cos थीटा इज इक्वल टू mg को क्या लिख सकते हो? mg को क्या लिख सकते हो? सिग्मा रो g। लिखा तो है आपने, सॉरी, v सिग्मा g। ठीक है, माइनस में इस अपथ्रस्ट को क्या लिख सकते हो? v रो g। है कि नहीं है? इन दोनों को डिवाइड करवा दो आप, इसको इसको, तो T डैश से T डैश कैंसिल, sin बटे cos क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये तो आएगा। सर ये अलग अलग नहीं होगी, एक तो वाटर की है और एक उसकी है। एक मिनट, ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या है भाई आपके पास? cos in
मीडियम अपॉन में V सिग्मा G माइनस V रो G। इक्वेशन नंबर 2। आगे आपके पास दोनों देखो, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा ना, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेट कर दो भाई दोनों को, इक्वेट कर दिया f नॉट अपॉन v सिग्मा g, ये वाली इज इक्वल टू दिस fm अपॉन v सिग्मा g माइनस v रो g। f नॉट अपॉन क्या चीज कॉमन है, देखो vg कॉमन है कि नहीं है इसमें, vg सिग्मा को यहां लिख सकता हूं मैं आराम से, इज इक्वल टू fm अपॉन vg कॉमन है, बोलो क्या आएगा, सिग्मा माइनस रो। vg से vg कैंसिल, f नॉट अपॉन v सिग्मा इज इक्वल टू fm अपॉन सिग्मा माइनस रो। अरे देखो आप वैल्यू पुट कर दो सीधी सीधी, कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू बताओ, सिग्मा की वैल्यू क्या है 1.5 इज इक्वल टू fm, सिग्मा की वैल्यू क्या है 1.5, रो की वैल्यू क्या है 0.5 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 1 बचा कि नहीं बचा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, हाँ, रेशियो ऑफ द फोर्सिंग वैक्यूम टू द मीडियम, यानी कि f नॉट अपॉन में f, ये तो चाहिए भाई, f नॉट अपॉन में f1, इसी को तो आप लिखोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, f नॉट अपॉन में fm। दिस इज आंसर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या आई 1.5। एक चीज और देखो, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बहुत आसान। यहां पर इसने एंगल 60 दे दिया, कई बार घुमाने के लिए वो क्या करेगा, कई बार वो घुमाने के लिए आपका देगा 80.2 डिग्री। बच्चे सोचेंगे अच्छा सर ने 60 का तो करवा दिया था, अभी 80.2 वाला तो मुश्किल है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एंगल का कोई मतलब नहीं है, 10 से 10 तो कैंसिल होना है, बराबर हो गए नहीं हो गए, ठीक है। तो उससे नहीं घबराना है, एंगल चाहे कुछ भी दे, हमें ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है और हम रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं बिना किसी टिपिकल कैलकुलेशन के। क्लियर है।